अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियसली 2 क्लॉस्ट्रीडियम की टाइप्स डिस्कस कर ली हुई थी। हमने डिस्कस किया था कि क्लॉस्ट्रीडियम की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई हमने जिक्र किया था, जो क्या करा रहा था आपके पास, टेटनस करा रहा था। उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जिक्र किया था, जिसने आपके पास क्या कराया था, उसने आपके पास जो फ्लैसिड पैरालिसिस कराया था। जो आपके पास टेटनाई था ना, टेटनाई वाले ने आपके पास स्पास्टिक पैरालिसिस कराया था। इन दोनों को डिफरेंशिएट रखना है आपने, क्योंकि बोटुलिनम जो होता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस करा रहा है, वो स्पास्टिक करा रहा है। उसके अलावा हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि वो जो टेटनाई होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, वो आपके पास क्या करा रहा था, वो उसने जो आपके पास ब्लॉकिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, या इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, गैबा, ग्लाइसिन वगैरह, उनकी रिलीज को इनहिबिट कर दिया था। लेकिन जो आपका बोटुलिनम था, उसने एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट कर दिया था। ठीक है, तो अब ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। अब तीसरी बात थी कि वो स्पोर्स बना रहे थे। हमने कहा था क्लॉस्ट्रीडियम जो होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफंजिन स्पोर्स नहीं बनाएगा, इसने स्पोर्स नहीं बनाने। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डबल जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस बनाता है, कि इसको जब हम ब्लड एगर पे ग्रो कराते हैं ना, तो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस बनता है। ठीक है, उसके बाद वो आपके पास उनकी डिजीजेज हमने पढ़ ली थी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफिंजन की डिजीजेज। प्रोफिंजन की डिजीजेज जो है वो आपके पास 2 मेन डिजीजेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो आती है आपके पास गैस गैंग्रीन आती है, दूसरी जो आती है आपके पास फूड पॉइजनिंग आती है। अच्छा, सबसे पहले हम बारी बारी दोनों डिजीज को डिस्कस करेंगे। जो आपके पास गैस गैंग्रीन होती है ना, वो होती है अल्फा टॉक्सिन की वजह से। इसने 2 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस कराने हैं, अल्फा टॉक्सिन और कुछ अदर नॉन स्पेसिफिक, जिनको हम जिक्र नहीं करते इतना खास। उसके बाद फूड पॉइजनिंग आपके पास एंटीरोटॉक्सिन्स करा रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम गैस गैंग्रीन वाली कहानी को डिस्कस करने लगे कि गैस गैंग्रीन कैसे हो सकता है, कि टिश्यूज वगैरह के अंदर कैसे जो है वो गैस गैंग्रीन हो सकता है इस परफ्यूजन की वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम कोई बैक्टीरिया का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी 5 चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी देखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि उसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है। उसके बाद हम उसके अंदर उसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर उसका विरुलेंस फैक्टर आ जाता है। उसके बाद उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं, और क्लिनिकल फाइंडिंग के बाद एंड पे हम क्या देखते हैं, लैब डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट का हमने जिक्र किया कि ट्रीटमेंट हमारा फार्मा में कवर हो जाता है। जस्ट एक आधी यहाँ पे ड्रग हम आपको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसकी बेसिक डिस्कशन जो है वो आपके पास फार्मा में मिलती है। और प्रिवेंशन जो है वो इतना कभी आई भी नहीं है एज सच। ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं इतनी खास, आपने खुद रीड करना है तो ऐसा रीड दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम गैस गैंग्रीन का डिस्कस करने जा रहे हैं। गैस गैंग्रीन जो है ना, हो आपके पास किसकी वजह से रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफिंजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बता दी थी क्लॉस्ट्रीडियम्स की क्या होती हैं, क्योंकि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, तो ये भी एनारोबिकली ग्रो कर रहा है। लेकिन एक बात यह है कि क्लॉस्ट्रीडियम जो पहले 2 थे वो स्पोर्स बना रहे थे, ये नहीं बना रहा। उसके बाद ये कि ये थे क्या, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स थे। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है, थे क्या, ग्राम पॉजिटिव थे और रॉड थे। ऑब्वियसली इनके अंदर एंडोटॉक्सिन नहीं होगा, और इनके अंदर एक्सोटॉक्सिन होंगे। जो हम जिक्र करेंगे ना, ये सारे एक्सोटॉक्सिन हैं। उसके बाद एक बात कि नॉर्मली भी ये प्रेजेंट हो सकता है क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफंजिन। जरूरी नहीं है कि ये ट्रॉमाटाइज वाले में ही हो या किसी वजह से हो, तो नॉर्मली भी नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मल फ्लोरा में कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, कोलन में हो सकता है और वेजाइना में हो सकता है। उसके बाद ये किसी वॉर वाउंड और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है किसी का, और सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये जो ट्रांसमिशन की चीजें हैं ना, ये वाली हैं आपकी। ट्रांसमिशन वाले पॉइंट में आप ये चीजें बता सकते हो, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है, सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है, ऐसे चीजें ट्रांसमिट हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसका विरुलेंस फैक्टर कौन सा है, वो एक ही है, जिसको हम कहते हैं अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या है, एक लेसिथिनेज है। लेसिथिनेज मतलब उसने लेसिथिन को तोड़ना है। लेसिथिन कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह में होती है। अब उसने क्या करना है, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना आपके आरबीसीज वगैरह, उनकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू करना है। अच्छा, अब ये एंटर कैसे हुआ, कि ट्रॉमा हुआ है किसी टिश्यू का, तो टिश्यू के ट्रॉमाटाइज टिश्यू में उसकी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और उसके अंदर क्या होगा कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, अल्फा टॉक्सिन वगैरह। अब ये अल्फा टॉक्सिन मैंने बताया आपको क्या था, एक लेसिथिनेज था। इसने करना है सेल मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स को डैमेज शुरू कर देना है। उसकी वजह से क्या होगा, एरिथ्रोसाइट टूटना शुरू हो जाएंगे, आरबीसीज, उनकी क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस। जब उनकी हिमोलिसिस होगी ना, तो जो एंजाइम्स ये हिमोलिसिस करा रहे हैं, वो एंजाइम
गैस प्रोड्यूस करेंगे उस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से वो जो टिश्यू होगा वो स्वेल सा कट जाएगा, उसके अंदर जो है वो ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि गैस गैंग्रीन हुई है। गैस गैंग्रीन जो है ना वर्ड, इसके अंदर दो चीजें हैं, गैस एक है टिश्यू के अंदर, दूसरा गैंग्रीन। गैंग्रीन मतलब नेक्रोसिस हुई है उसकी, ठीक है, टिश्यू नेक्रोज हो गया। अच्छा, अब वो बंदा जिसको ये सारा कुछ हुआ है वो प्रेजेंट कैसे करेगा, उसकी आ जाती है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग में सबसे पहले उसको क्या होगा कि वो मसल जहाँ पे ये ट्रॉमा हुआ है उसमें पेन हो रही होगी उस बंदे को, वहां पे फ्लूइड की कॉम्बुलेशन हो सकती है जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। उसके अलावा उस जगह पे सेलुलाइटिस हो सकता है, और क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टांग में है तो टांग में सेलुलाइटिस हो सकता है। गैंग्रीन मतलब गैंग्रीनस नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेप्टस पाल्पेटेड, क्योंकि उस टिश्यू के अंदर गैस भर जाएगी तो हमें वो फील होगा, जब हम उसको टच करके देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा उसमें गैस भरी हुई है। और गैस कौन सी होगी, उसमें हाइड्रोजन होती है, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया कुछ वहां पे ग्रो करते हैं तो वो उनकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा ये हिमोलिसिस कराती है, हिमोलिसिस हमने यहाँ डिस्कस कर ली हुई है ऊपर। उसके बाद जॉन्डिस भी इसमें कॉमन होता है, और ब्लड टिंज्ड एक्सुडेट आता है, जो क्या कहते हैं एक्सुडेट आता है ना, थूक वगैरह, उसके अंदर ब्लड जो है ना वो ब्लड टिंज्ड होती है, या उस जो टिश्यू में से एक्सुडेट निकलता है उसका कलर भी ब्लड टिंज्ड ब्लडी होता है वो, ठीक है। उसके अलावा शॉक हो सकता है, क्योंकि हिमोलिसिस हो रही है उसकी वजह से बंदा शॉक में जा सकता है, और शॉक की वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है, और इस केस में मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पांचवा पॉइंट जिसको हम लैब डायग्नोसिस कहते हैं। लैब डायग्नोसिस में हमने देखा था कि 5 चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन के बाद हमने उसको ग्राम स्टेन करना है, ग्राम स्टेन करने के बाद हमने उसको माइक्रोस्कोप पे लगा के देखना है कि हमें वो कैसा नजर आ रहा है। चौथी चीज हमने उसको कल्चर करना है किसी कल्चर मीडिया में। उसके बाद कल्चर करने के बाद हमें कॉलोनीज मिल जाएंगी तो हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले सैंपल हम कहाँ से लेंगे, सैंपल सबसे पहले हम स्मीयर लेंगे उस टिश्यू का जो जिस टिश्यू में हुआ है सारा कुछ। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्सुडेट का भी सैंपल ले सकते हैं, जो एक्सुडेट आ रहा है ब्लड टिंज्ड एक्सुडेट की बात की है, वो उसका सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग करनी है, ग्राम स्टेनिंग में हमें देखना है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, हमें पता है ये बात। उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे ना तो इसमें स्पोर्स नहीं बने, क्योंकि ये खुद ही जो स्पोर्स बन रहे थे, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट एनवायरनमेंट होता है, वहां पे जाके स्पोर्स बनाते हैं आपके जो टेटेनाई बॉटलिन वगैरह। लेकिन ये जो होता है ये फॉर्म्ड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट कंडीशन में होते हैं स्पोर्स, और यहाँ पे तो जो ये क्लॉस्ट्रिडियम प्रोफेंजेंस है ये जो है ना आपके पास न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में थोड़ी ग्रो कर रहे हैं, ये तो ग्रो ही उसमें कर रहे हैं। ये जो आपका ट्रॉमाटाइज्ड टिश्यू वगैरह यहाँ पे तो इनको फुल न्यूट्रिशन मिल रही है, ठीक है, इसलिए वहां पे ये स्पोर्स नहीं बनाते। उसके अलावा ये रॉड्स होते हैं, ठीक है, और कल्चर पे करेंगे तो ये एनएरोबिकली ग्रो करेंगे, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं शुगर फॉर्मेंटेशन के जरिए। उसके अलावा मैंने बताया था जब हम इसको ब्लड एगर पे ग्रो कराते हैं तो ये एक डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस बनाता है। उसके बाद क्या था कि ये कॉलोनीज जो इसकी, जब हम इसको एग जॉक एगर होता है उसमें जब हम इसकी कॉलोनीज बनाते हैं ना तो वो कॉलोनीज क्या करती हैं, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती हैं। वो प्रेसिपिटेट क्यों प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि लेसिथिनेज होता है ना, लेसिथिनेज इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं एग जॉक एगर के अंदर लेसिथिन को तोड़ते हैं और वो वहां पे जाके प्रेसिपिटेशन कॉलोनीज जो बनती है ना वो कॉलोनीज क्या करती हैं, प्रेसिपिटेशन कराती हैं, क्योंकि इसके अंदर लेसिथिनेज होता है। उसके बाद टेस्ट इसमें वो कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट नॉट यूजफुल इसके अंदर, तो इसलिए हम टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं करते। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखना है कि पेनिसिलिन जी की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती है, और उसके अलावा कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक फिलहाल। उसके अलावा इसकी दूसरी डिजीज थी जिसका हमने जिक्र किया था वो इसकी थी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हम। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग में हमने देखना है कि सबसे पहले इसकी ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर क्या है कि सेकंड डिजीज जो क्लॉस्ट्रिडियम प्रोफिंजन प्रोड्यूस करता है वो होती है ये। उसके बाद ये वाली जो टाइप है ना ये क्या कहते हैं, जो क्लॉस्ट्रिडियम प्रोफिंजन आपके पास फूड पॉइजनिंग करवाता है वो वाला क्लॉस्ट्रिडियम प्रोफिंजन स्पोर्स बनाता है, ठीक है, सॉइल के अंदर। कैन कंटेमिनेट फूड को कंटेमिनेट कर सकता है,
ठीक है। उसके बाद हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं ये, ठीक है। वो जो स्पोर्स इसमें बनते हैं ना वो जो होते हैं ना हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो कुकिंग में भी सर्वाइव कर जाते हैं। उनको कुकिंग भी कर लो ना तो तब भी वो स्पोर्स नहीं मरते और ग्रो कर जाते हैं। और उसके अलावा रीहीटेड जो फूड होती है ना उसके अंदर स्पेशली ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्पेशली जो मीट होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलन। कोलन का नॉर्मल फ्लोरा मैंने बताया था वेजाइना और कोलन का नॉर्मल फ्लोरा होता है, फ्लोरा का पार्ट होता है ये। उसके बाद ये कि एंटीरोटॉक्सिन इसमें से रिलीज होता है एक्सोटॉक्सिन के तौर पे, और इसने क्या कराना होता है, इसने डायरिया कराना होता है। विरुलेंस फैक्टर इसका क्या हुआ, इसका एंटीरोटॉक्सिन हुआ। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या हुई कि इसमें इसका 8 से 16 घंटे इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद जो सिम्टम्स इसमें प्रोड्यूस करानी है वो वाटरी डायरिया होता है, क्रैम्प्स होता है, वॉमिटिंग होती है और ये 24 आवर में रिजॉल्व हो जाता है। और इसी कोई लैब डायग्नोसिस हम नहीं करते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये ऐसा कोई मसले की बात नहीं, ज्यादा मसला किसमें है, गैस में, में। अच्छा, इस वीडियो में हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये स्पोर्स नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्पोर्स बनाता है। एक्चुअली होता ये कि वो जो स्पोर ना बनाने की बात थी ना, वो जब हम स्मीयर के ऊपर जब हम लेके उसकी लैब डायग्नोसिस करें ना, तो लैब डायग्नोसिस में हमें कोई स्पोर नहीं नजर आएगा, क्योंकि हम वो स्मीयर जो ले रहे हैं वो टिश्यू से ले रहे हैं और न्यूट्रिशनली रिच एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, इसलिए हमें उस सैंपल के ऊपर स्पोर नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये स्पोर बना रहा है, सॉरी थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन ये स्पोर्स बनाता है। क्लॉस्ट्रीडियम सारे ही स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, ये हमारा क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफंजेंस कंप्लीट हो जाता है।